मिट्टी है वो धंसी गई है, तो कहीं ये पुल गिरने की भी बात कही जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पार्किंग को लेकर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मतलब इतनी छोटी सी बात है और लोगों की जान पर बात आ जाती है। तो आखिर इन सभी समस्याओं के बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे और जो इनके समाधान हैं आखिर वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, दिल्ली की समस्या लगभग पूरी दिल्ली की कॉमन है। अगर हम लुटियन जोन को छोड़ दें तो पूरी दिल्ली बस्ती चली गई समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, और सुविधाओं का और जो मास्टर प्लान 2021 का काम था वो हर समय डिले होता चला गया। क्योंकि दिल्ली में पहले जब लोग आए, अपना 100 गज का प्लॉट था, सपोज उसमें 2 आदमी रहते थे, बाद में उनके 2-3 बच्चे हो गए, तो 3 बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको 3 मंजिल का फ्लोर कर दिया। आप पूरी दिल्ली में कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो प्लान के हिसाब से नहीं बना। वो आबादी तो बढ़ती गई, घर बढ़ते गए, लेकिन जो उस लेवल का जो सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो गलियों का चौड़ीकरण होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में समस्याएं तो है। तो इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी, तो आपके ही तरफ से लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पे नाव बना कर चलाई जाती थी। अभी की बात करें तो अभी 1.5 घंटे पहले जो बारिश हुई थी, 1.5 घंटे में ही इतना पानी भर गया कि यहाँ तक पानी आ रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी 1.5 घंटे की बारिश, ले आपको समय जरूर 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन जो बारिश की तीव्रता थी, जो बारिश का अगर हम एमएम में उसे नापें तो बहुत तेज बारिश थी। और ये मानसून की पहली बारिश है। पानी का एक नेचर होता है, पानी अगर पांडव नगर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको नदी में, नाले में जाकर मिलना होगा। अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा, अगर वहां तक पहुंचने का रोड मैप नहीं है, तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होगी। मैंने आपको बताया, दिल्ली में एक साथ कई नालों पे काम शुरू हुआ है। कुछ नाले निर्माणाधीन है, कुछ नाले बन चुके हैं, लेकिन अगर एक साथ इतना पानी बरसेगा तो एक साथ इतना पानी निकलने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर अभी आप जाके देखेंगे, या आपने 1.5 घंटे बारिश के 1 घंटे बाद जाके देखा होगा, तो काफी हद तक 70 से 80% पानी उतर गया था। पानी का नेचर होता है कि जब पानी एकदम बरसता है तो एकदम से आपका पूरा एरिया खाली नहीं होगा। लेकिन अगर काम होता जाएगा धीरे धीरे, इस साल 70 से 80% है। आप मिंटो ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए, ऐसी कौन सी बारिश थी जब वहां पे बस नहीं डूबी पिछले 25 सालों में? क्योंकि मैं तो हमेशा न्यूज देखते आ रहा हूं, और 25 सालों में हमेशा वहां पे बस के हादसे होते थे, बस वहां डूब जाती थी, यात्री फंस जाते थे, बसेस फंस जाती थी। लेकिन आज आप मिंटो ब्रिज में देखिए, आज मिंटो ब्रिज में इस तरीके का कोई घटना नहीं होती। हाल ही में जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कथित तौर पर जैसे नारे लगाए गए, जो कि एक नीट प्रोटेस्ट है, जो नीट के बारे में, जो नीट पेपर लीक के बारे में जो मुद्दा था वो कहीं डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो आखिर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच में जो एक नीट मुद्दा था उसको लेकर चला था ये प्रोटेस्ट, या फिर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट चलाया था, जो इसमें शामिल हुए थे, वो कुछ और ही चाह रहे थे, उनकी मंशा कुछ और ही थी? देखिए, 2014 से पहले जो देश की सरकारें अपना एजेंडा चला रही थी, जिस तरीके से, चाहे सिनेमा चलचित्रों के माध्यम से हो, चाहे हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी माध्यम, सरकारों का बिहेव जो था वो सनातन विरोधी था। और 2014 से जब से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तो जो देश विरोधी गैंग था, जिनको भारत माता से प्यार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 200 पांडव नगर के वार्ड पार्षद हैं, जिनका नाम है यशपाल सिंह कैंटुरा जी। और ये हाल ही में ये चेयरमैन बने हैं, जो कि शादरा साउथ जोन के। सबसे पहले मैं इनको चेयरमैन बनने की हार्दिक बधाइयाँ दूंगी, और आज हम इनसे बात करेंगे कई छोटे बड़े मुद्दों के बारे में। सबसे पहले तो ये जो जो पांडव नगर के जो ये वार्ड पार्षद हैं, सबसे पहले हम यहाँ की कठिनाइयों की, जो यहाँ की समस्याएं हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे जल भराव से परेशान हैं, कई तरह की समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो आज हम उन समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे, और जो पूरे देश में जो ये मुद्दे चल रहे हैं, जिनसे सभी लोग अफेक्टेड हैं, सभी लोग बातें कर रहे हैं, चाहे वो सीजेपी का मुद्दा हो, रिजर्वेशन हटाने का मुद्दा हो, इतने सारे मुद्दे हैं जिनसे लोग घिरे हुए हैं, सभी जगह पे चर्चा है। लेकिन समाधान और इनके बारे में आखिर क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं, आखिर ये समस्याएं क्यों हैं। आज हम इन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर चेयरमैन बनने की, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा सर, जो यहाँ की समस्याएं हैं, आप पांडव नगर के वार्ड पार्षद हैं, तो यहाँ पे कैसी, क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो पुल बना हुआ है उसका भी एक तरफ की बात करें तो जो मिट्टी है वो धंसी गई है, तो कहीं ये पुल गिरने की भी बात कही जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और यहाँ पे ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पार्किंग को लेकर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मतलब इतनी छोटी सी बात है और
लोगों की जान पर बात आ जाती है। तो आखिर इन सभी समस्याओं के बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे और जो इनके समाधान हैं आखिर वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करा। देखिए, दिल्ली की समस्या लगभग लगभग पूरी दिल्ली की कॉमन। अगर हम लुटियन जोन को छोड़ दें तो पूरी दिल्ली बस्ती चली गई समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, और सुविधाओं का और जो मास्टर प्लान 2021 का काम था वो हर समय डिले होता चला गया। क्योंकि दिल्ली में पहले जब लोग आए, अपना 100 गज का प्लॉट था, सपोज उसमें 2 आदमी रहते थे, बाद में उनके 2-3 बच्चे हो गए, तो 3 बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको 3 मंजिल का फ्लोर कर दिया। आप पूरी दिल्ली में कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो प्लान के हिसाब से नहीं बना। वो आबादी तो बढ़ती गई, घर बढ़ते गए, लेकिन जो उस लेवल का जो सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो गलियों का चौड़ीकरण होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में समस्याएं तो है। अगर मैं, क्योंकि सादरा साउथ जोन का एमसीडी का चेयरमैन हूँ और 26 वार्ड के हमारे जोन में आते हैं, और मैं पहले अपने वार्ड से ही प्रारंभ करूँ, पांडव नगर से। तो पांडव नगर में क्या है कि जो मेरा वार्ड है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें 40% एरिया अनऑथराइज है। जैसे गणेश नगर कॉम्प्लेक्स हो गया, मंडावली हो गया, पांडव नगर का भी कुछ ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक वगैरह, वो भी अनऑथराइज्ड है। तो अनऑथराइज में एक प्रॉब्लम ये है कि जो पहले से ही मास्टर प्लान में लेके आ रखा है वहाँ पर एमसीडी का फंड नहीं लगता है। वहाँ पर दिल्ली सरकार या तो फ्लड के द्वारा या दूसरे 2 डिपार्टमेंट होते हैं जिसका फंड उसमें लगाया जाता है। पीछे आपने देखा कि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी। पहले शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया, उसके बाद 11-12 साल अरविंद केजरीवाल जी रहे। लेकिन दोनों ही सरकारों ने जिस गंभीरता के साथ दिल्ली की बढ़ती आबादी को, बढ़ते चैलेंज को जिस हिसाब से करना चाहिए था, उस हिसाब से वो नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली में जो सीवर, पानी और जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या हम कह रहे हैं, वो इतना बृहद रूप ले चुकी है कि इसको ठीक करने में आने वाली सरकारों को कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। अभी हाल ही में एमसीडी की अगर हम बात लें तो 3.5 साल का कार्यकाल एमसीडी के पार्षदों का हो गया है। उसमें शुरू के जो 2 साल थे उसमें नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी। नगर निगम में सिर्फ महापौर के अलावा, मेयर, दिल्ली मेयर के अलावा कोई भी चुनाव नहीं हो पाया। ना ही स्टैंडिंग कमेटी बन पाई, ना ही जोन के चुनाव हो पाए, ना ही किसी प्रकार की कमेटी बन पाई। तो 2 साल तो पार्षदों के बिल्कुल ख़राब हो गए। ना कोई पार्षदों के पास फंड था, ना कोई कमेटी थी जिसमें कोई मुद्दे डिस्कस किए जाएं, ना कोई उनका रोड मैप था। बिल्कुल वो 2 साल बेकार गए। पिछले 1.5 सालों में जब से निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दिल्ली में भी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तो रेखा जी ने फेज वाइज, क्योंकि रेखा जी स्वयं में भी 3 बार पार्षद रही हैं और उन्हें दिल्ली की जनता की और दिल्ली के गलियों की समस्याएं मालूम है, तो फेज वाइज वो इस पर काम कर रही है। आज आप देखेंगे तो वृहद रूप से सीवर में ऐसे नाले, अगर आप साउथ दिल्ली से आएंगे तो बारापुला के नीचे जो नाला है आपने देखा था वो बिल्कुल ढका हुआ था, उसको दिल्ली सरकार ने वहाँ से इंक्रोचमेंट हटा के उसको खुलवाने का प्रयास किया, उसको साफ करने का प्रयास किया। आप अगर ज़्यादा दूर नहीं जाइए, यहीं पटपड़गंज रोड में आप पुल के नीचे जाएंगे तो मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो यहाँ से 10 साल विधायक रहे और वहाँ पर जल भराव इतना बड़ी समस्या थी कि बस तक डूब जाती थी। आज वहाँ पर भाई रविंदर सिंह नेगी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हैं, उन्होंने तुरंत रेखा जी से बात करके तुरंत एक नाले का, जो फ्लाईओवर से पानी नीचे गिरता है, उस पानी का निस्तांतरण के लिए एक बिल्कुल नीचे से एक नाला का निर्माण किया है। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जल भराव 100% कम हो गया है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो 60% वहाँ पे जल भराव कम हो गया। इसी प्रकार अनेक समस्याएं रेखा जी ने सभी वार्ड पार्षदों को बुलाकर एक उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आपके एरिया में अगर कोई भी आप मुझे खाली स्थान बताइए, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए मैं आपको बजट दूंगी। दुर्भाग्य से पांडव नगर एक ऐसा वार्ड है हमारा जहाँ पर हमारे पास कोई भी डीडीए की या एमसीडी की कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम मल्टी लेवल पार्किंग बना सकें, लेकिन जिन वार्डों में है वहाँ पर ये कार्य प्रारंभ हो गया है। धीरे धीरे इसकी ओर काम चल रहा है और ये समस्या तभी सॉल्व हो पाएगी जब कोई सरकार अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ और दिल्ली की वास्तविक समस्याओं को समझकर इस पर काम करेगी। तो देखिए भविष्य में ये अच्छा होगा।
जी, आपने ही बताया कि जो इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी तो आपके ही तरफ से लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पे नाव बना कर चलाई जाती थी। अभी की बात करें तो अभी 1.5 घंटे पहले जो बारिश हुई थी, 1.5 घंटे में ही इतना पानी भर गया कि यहाँ तक पानी आ रहा है। तो आखिर ये समस्या आपने बोला कि अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतनी समस्या ऑलरेडी हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। तो या आखिरकार जो रोड मैप है जो आपने बोला कि इसके लिए एक रोड मैप बनाना होगा, वो क्या होगा? क्योंकि वो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ये समस्याएं हैं आखिर उनके लिए सरकार का रोड मैप क्या है, वो क्या करेगी आगे जाके? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी 1.5 घंटे की बारिश, ले आपको समय जरूर 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन जो बारिश की तीव्रता थी, जो बारिश का अगर हम में उसे नापें तो बहुत तेज़ बारिश थी और ये मानसून की पहली बारिश है। पानी का एक नेचर होता है, पानी अगर पांडव नगर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको नदी में नाले में जाकर मिलना होगा। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अगर वहाँ तक पहुँचने का रोड मैप नहीं है तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होगी। मैंने आपको बताया दिल्ली में एक साथ कई नालों पे काम शुरू हुआ है, कुछ नाले निर्माणाधीन हैं, कुछ नाले बन चुके हैं, लेकिन अगर एक साथ इतना पानी बरसेगा तो एक साथ इतना पानी निकलने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर अभी आप जाके देखेंगे या आपने 1.5 घंटे बारिश के 1 घंटे बाद जाके देखा होगा तो काफ़ी हद तक 70 से 80% पानी उतर गया था। पानी का नेचर होता है कि जब पानी एकदम बरसता है तो एकदम से आपका पूरा एरिया खाली नहीं होगा, लेकिन अगर काम होता जाएगा धीरे धीरे, इस साल 70 से 80% है। आप मिंटो ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए, ऐसी कौन सी बारिश थी जब वहाँ पे बस नहीं डूबी पिछले 25 सालों में? क्योंकि मैं तो हमेशा न्यूज़ देखते आ रहा हूँ और 25 सालों में हमेशा वहाँ पे बस के हादसे होते थे, बस वहाँ डूब जाती थी, यात्री फंस जाते थे, बसेस फंस जाती थी। लेकिन आज आप मिंटो ब्रिज में देखिए, आज मिंटो ब्रिज में इस तरीके का कोई घटना नहीं होती। ऐसे ही कॉलोनियों में भी है। दूसरा क्या है कि जो हम लोगों को भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। हम अपने आगे इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, नाली को बंद कर लेते हैं। एमसीडी का कर्मचारी नाली साफ़ करने आता है लेकिन उसको नाली में खुली जगह नहीं मिलती है, तो जब वो बंद होगी, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा कि आमतौर पे बारिश कम होती है, तो लोगों को बरसात के जो 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, लोग उस समय की परेशानी को भूल कर सोचते हैं कि चलो इस जगह का हम उपयोग कर लें, दुकानदार उसका उपयोग करते हैं, घर वाले अपने गमले रख लेते हैं, पौधे लगा देते हैं, तो लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रकृति की मार अगर पड़ेगी, अगर प्रकृति में यह है कि भाई बारिश तेज हो गई तो फिर हमें निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो सरकार को तो संवेदनशील बनना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली की जनता को भी संवेदनशील बनना पड़ेगा। जी, जो आपने कार पार्किंग की भी बात की कि यहाँ पे ज़मीन इतनी कम है लेकिन समस्या है, तो आखिर लोगों को क्या ये लगेगा कि समस्या ठीक ही नहीं होगी? क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि इतनी ज़्यादा ज़मीन घिरी हुई, यहाँ पे पार्किंग कैसे ठीक होगी? पार्किंग की समस्या, इतनी ज़्यादा जो ट्रैफिक लग रहा है वो कैसे ठीक होगा? तो उसके लिए कोई रोड मैप है? उसके लिए आखिर आप क्या करेंगे? आगे ये जाके समस्या ठीक हो सकती है या फिर नहीं लगता है कि नहीं होगी? नहीं, ऐसे तो कोई समस्या नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन हर चीज़ के लिए समय लगता है। आज की डेट में समस्याएं सरकार की तरफ से है तो पब्लिक की तरफ से भी है। घर में जगह नहीं है, हमारे पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर हम कॉमर्शियल स्पेस बना देते हैं और घर के बाहर का पार्किंग करते हैं। घर में बच्चा भी अगर ऑफिस जाने वाला हो गया, कॉलेज जाना हो गया, तो एक गाड़ी की जगह 2 ले आते हैं और हम सोचते हैं कि उसी में एकोमोडेट हो जाए। पार्किंग अगर थोड़ा दूरी पे बना दी जाए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहाँ पे जगह हो, लेकिन लोग को अपनी मनोस्थिति पहले ऐसे बनानी पड़ेगी कि मुझे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है। एक तो लोग पार्किंग का पैसा देने में, आप 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो, लेकिन अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये महीना पे करना पड़े तो वो आपको बहुत चुभता है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ताली दोनों हाथों से बजेगी। सरकार तो प्रयास करेगी, लेकिन 150 करोड़ की आबादी का देश, अगर जनता इसमें साथ नहीं देगी, अगर जनता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तो ये समस्या निरंतर बनी रहेगी। लेकिन इसमें प्रयास हो रहा है, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करेगी। अभी सिर्फ 1.5 साल का टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी की, रेखा गुप्ता जी की सरकार को हुआ है और बड़े बड़े काम उन्होंने करे हैं। धीरे धीरे निरंतर उनका प्रयास है कि इस और भी इसका हम कोई स्थायी समाधान लाने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा कृष्णानगर वार्ड में हमने मल्टी लेवल पार्किंग एमसीडी ने बनाई थी और वहाँ पर काफ़ी लोगों को राहत है। तो ऐसी जगहें देखी जा रही कि 2-3 वार्ड के बीच में कोई बड़ी जगह मिले, उसमें काम है। लेकिन फेज वाइज काम इतने सारे पीछे के छूटे हुए हैं कि फेज वाइज काम चल रहा है, जल्दी इसके सुखद परिणाम आएंगे। जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो आपने अभी भी कहा कि प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप निगम में भी, स्टेट में भी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो होपफुली जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। लेकिन समस्याएं जो पूरे देश की हैं उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें
कथित तौर पर जैसे नारे लगाए गए, जो कि एक नीट प्रोटेस्ट है, जो नीट के बारे में, जो नीट पेपर लीक के बारे में जो मुद्दा था वो कहीं डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो आखिर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच में जो एक नीट मुद्दा था उसको लेकर चला था ये प्रोटेस्ट, या फिर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट चलाया था, जो इसमें शामिल हुए थे, वो कुछ और ही चाह रहे थे, उनकी मंशा कुछ और ही थी? देखिए, 2014 से पहले जो देश की सरकारें अपना एजेंडा चला रही थी, जिस तरीके से चाहे सिनेमा चलचित्रों के माध्यम से हो, चाहे हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी माध्यम, सरकारों का बिहेव जो था वो सनातन विरोधी था। बिल्कुल। और 2014 से जब से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तो जो देश विरोधी गैंग था, जिनको भारत माता से प्यार नहीं है, जिनको वंदे मातरम बोलने में परहेज है, जो अपने को हिंदू बोलने में परहेज करते हैं, ऐसे लोगों ने जो अपना एजेंडा जो है ये चलाते रहे हैं। अब जो पूरे देश का मुद्दा है, जो कि अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट भले ही हो चुका है लेकिन अब भी इसकी काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं, वो अब भी रुके नहीं हैं। तो आखिर इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए थे, नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन जब प्रोटेस्ट हमें दिखाई दिया तो कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई दी, कुछ अलग ही नारे लगाए गए वहाँ पे। कुछ ऐसे लोग जिनका नीट से कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। तो आखिर सीजेपी और जो ये प्रोटेस्ट में जुड़े हुए लोग थे, ज़्यादातर लोग, आखिर इन लोगों की मंशा क्या दिखाई देती है? देखिए, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था किसी भी सरकार के लिए। कोई भी पेपर लीक होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और बच्चों का स्वाभाविक है कि जो बच्चे, देखिए, माँ बाप बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया, बच्चों ने अपनी माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी बच्चों पे लगाई होती है, बच्चे पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं। वहाँ तक तो ये आंदोलन ठीक था कि आप नीट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, या आप जो भी अथॉरिटी जवाबदेही थी उसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी कवर करा होगा इसे, वहाँ पर जिस तरीके के देश विरोधी नारे लग रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे, और जिस तरीके से वहाँ पर बैड एलिमेंट्स आकर जो उन बच्चों का, जो वो इनोसेंट बच्चे थे, उनका फ़ायदा उठाने लग गए थे, वो आंदोलन निश्चित तौर पे भटक गया था। और यही देखकर प्रधानमंत्री जी को लगा कि कहीं ये ना हो कि ये आंदोलन की दिशा और दशा दिशाहीन हो जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल इसी सरकार में पेपर लीक हुए हों, आज की डेट में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर भी पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों का एजेंडा पेपर लीक से नहीं था। अगर आप उसके बाद की भी कुछ बातें देखेंगे तो इनका एजेंडा पेपर लीक नहीं था। इनका एजेंडा था कि किस प्रकार से इस देशभक्त सरकार को, जो मोदी जी का नाम पूरे विश्व में इस लेवल पर हो रहा है, किस तरीके से इसको डाउन किया जाए। और अभी आप देखना, जब इसकी जांच चलेगी, इसमें कई विदेशी फंडिंग के आपको बात सामने आएगी। कई विदेशी ग्रुप ऐसे हैं जो इसमें जुड़े हुए थे, और चंद वही लोग जो हमेशा संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। उनका कोई ना कोई एजेंडा रहता है कि संसद में कोई अच्छा काम ना हो जाए, उसको घेरने के लिए ये पहले प्रोटेस्ट करते हैं। वही लोग इसमें शामिल थे। तो आपने देखा ये दिशाहीन हो गया था। जी, विपक्ष भी इससे जुड़ा हुआ दिख रहा था। लेकिन हाल ही की बात करें, जब इस्तीफा देने के बाद जो बिल लाया जा रहा था, उसे ही विपक्ष ने आने ही नहीं दिया, वहाँ पर इतना हंगामा हुआ। तो क्या वो सच में नीट के साथ में थे? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, विपक्ष की मंशा ही नहीं थी ये। जो बच्चे शुरू में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बच्चे बाद में दिखाई नहीं दिए। इस आंदोलन को विपक्ष ने, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा देश में है नहीं, आज वो जिस फ्रंट पे मोदी जी को घेरने जाते हैं उस फ्रंट पे मुँह की खा के वापस आते हैं। जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो उन्हें लगा कि ये बच्चों का एक आंदोलन है, बच्चे प्योरिटी के साथ अपने भविष्य के लिए वहाँ पर आए थे आंदोलन करने, लेकिन विपक्ष ने उसको घेर के अब विपक्ष उसको मोदी सरकार के खिलाफ यूज करना चाहता था जी। तो इसीलिए मोदी जी को पता चल गया था कि भाई इनकी मंशा ठीक नहीं है। संसद के सत्र में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो आने वाले हैं, जो भारत देश के लिए ज़रूरी है। तो मोदी जी का भी ये था कि भाई अगर ये चलता रहेगा प्रोटेस्ट तो इधर संसद चल नहीं पाएगी। तो मंशा ठीक ना होते हुए भी उनके सामने झुकना, क्योंकि जब पता है कि उनका एजेंडा ही अलग है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी सरकार है। इसे आप झुकना भी कह सकते हैं और इसे आप देश के लिए सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं। वो, मैं इसे झुकना नहीं मानता, क्योंकि उस आंदोलन के कारण पूरा शीतकालीन जो अपना
जो सत्र था ये पूरा बर्बाद हो जाता और संसद में जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिल वो लेके आने वाले हैं, चाहे वो ये नीट एग्ज़ाम पे है, चाहे पेपर लीक पे है, चाहे महिला आरक्षण पे है, वो सारे धरे के धरे रह जाते। तो मोदी जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश को सर्वोच्च रखा है। उन्होंने इन लोगों को सर्वोच्च नहीं रखा, उन्होंने देश को सर्वोच्च रखा है। जी। सीजेपी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा सामने आ रहा है। सीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, हालांकि सही हो नहीं हो, लेकिन जुड़े तो हैं ही आखिरकार। और इसी के साथ एक और मुद्दा उठा है। इससे पहले जो एक वीडियो वायरल हुई थी एक स्टूडेंट की जो कि नीट का एग्ज़ाम दे रहा था, उसने रिजर्वेशन पर सवाल उठाया था कि आखिर जब सीजेपी प्रोटेस्ट में बच्चों की बात हो रही है, नीट की बात हो रही है, तो आखिर रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो नीट है, पेपर लीक से कई लोगों को नुकसान होता है, लेकिन जो रिजर्वेशन है उससे आधे से ज़्यादा बच्चे तो इससे परेशान हैं। तो आखिर इतना बड़ा एजेंडा चलाना और उसमें कहीं रिजर्वेशन की बात ही ना होना, तो आखिर ये मुद्दा आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, स्वाभाविक है। हर टाइप के छात्र पूरे देश में हैं और सब अपनी पीड़ा को बताना चाहते हैं। एक छोटा वर्ग वहाँ पर जो जाकर रिजर्वेशन के पक्ष में बोल रहा था, तो एक वर्ग ऐसा भी है जो रिजर्वेशन के कारण पीड़ित है, वो भी अपनी आवाज़ उठाने का उन्हें भी अधिकार है। लेकिन ये सोचना सरकार का काम है। ये देश संविधान से चलता है। मेरी क्या पीड़ा है, आपकी क्या पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ाओं से ये देश नहीं चलता है। संवैधानिक हमारे देश में एक व्यवस्था है जो सरकार को जब ठीक लगेगा तो सरकार उससे आपका निर्णय लेगी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से रख सकते हैं, अपना आवेदन करके रख सकते हैं, लेकिन सरकार संविधान को देखते हुए देश के लिए क्या ठीक है, उस समय जो निर्णय सरकार को लेना होता है वो सरकार लेती है। उससे कुछ लोग असहमत भी होते हैं, कुछ सहमत भी होते हैं। जी, लेकिन बात करें रिजर्वेशन की, इतने सारे जब यूजीसी का मुद्दा हुआ था वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। अगर बात नीट की थी, वहाँ पे सरकार झुकी भी है। जब बच्चों की इतनी चिंता है तो आखिर रिजर्वेशन के मामले में क्यों नहीं? क्या रिजर्वेशन सही है, इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर नहीं बोलती है? अगर कहीं भी रिजर्वेशन की बात हो तो बात कहीं दब जाती है या फिर बोलने ही नहीं दिया जाता। तो क्या ये मुद्दा गलत है, इसलिए सरकार नहीं बोलती है? नहीं, मैं आपको पहले भी बताया कि कोई भी मुद्दा गलत नहीं होता है। कोई भी जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है या अपनी कोई डिमांड करता है, जैसे पीछे किसान आंदोलन हुआ, कभी कोई जाति का आंदोलन होता है, वो अपने कोई जाति को ओबीसी में मिलाने की बात करते हैं। कभी कोई जाति कहती है कि हमें भी रिजर्वेशन दो, कोई जाति कहती है कि रिजर्वेशन। लेकिन जब सरकार को लगेगा कि अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है तो रिजर्वेशन पर ही पुनर्चर्चा होगी, और ये समय के हिसाब से डिमांड होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एजेंडा पहले से फिक्स होता है कि आज हमने रिजर्वेशन को जारी रखना है, कल हमने रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। निश्चित तौर पर जो जातियां रिजर्वेशन में नहीं आती है और उनके बच्चों को लगता है कि यार 250 वाले का तो एडमिशन हो गया और मैं 700 नंबर ला के भी एडमिशन नहीं पा गया, तो बच्चे तो सबके एक जैसे हैं, सोचने का तरीका एक जैसा है, तो उनके दिमाग में आता है कि भाई ये कब तक चलेगा। तो उसको भी सरकार को के पास अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो रखेंगे। और जब सरकार के पास ये डिमांड जाएगी तो सरकार उस पर भी विचार करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। जी, हाल ही में जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक बड़ी मुहिम बनकर उभरा है सीजेपी के बाद, सीजेपी की तरह इसको भी लिया जा रहा है। जैसे सीजेपी के हम फॉलोअर्स की बात करें कि दिन में कितने ज़्यादा लोगों ने उसको चुना था, वैसे ही अब इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर ये मुहिम कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कहाँ तक जाता है आंदोलन, इसमें तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो बच्चे या जो लोग इसके लिए मुहिम कर रहे थे, क्योंकि सीजेपी भी जब शुरू में जुड़ी थी तो ऐसा नहीं लगा था कि देखिए सोशल मीडिया के साथ जुड़ना और एक्चुअल में धरातल पे जुड़ने में बड़ा फ़र्क होता है। सीजेपी में भी बताया था कि हमारे 20 मिलियन फॉलोअर हैं ये हैं, लेकिन आपको लगा कि जंतर मंतर पे इतनी भीड़ थी? उसका 10% 5% हिस्सा था, और उसमें अगर एक्चुअल आप छात्रों की बात करें तो मेरे ख्याल से वो तो मुश्किल से 5 या 10% थे। बाकी तो कुछ बैड एलिमेंट थे, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो एक आंदोलन सोशल मीडिया पे कितना चला और एक्चुअल में धरातल पे कितना उतरता है, ये तो समय बताएगा। जब अगर जो एंटी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो मजबूती से अपनी बात रखेंगे, उनके तथ्यों में दम होगा और सरकार देखेगी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इन्हें न्याय दिया जा सकता है, तो सरकार उस पर काम करेगी निश्चित तौर पर।
प्रोटेस्ट के टाइम पे काफ़ी भीड़ हुई, कई लोग इससे जुड़े, लेकिन इसके बाद भी जो वीडियो सामने आई, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें बच्चे गालियां दे रहे हैं, अपने ही धर्म को नकार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। लेकिन बाद में अब इसका ही विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इनकी मानसिकता कैसी है। ये लोग जो बच्चे हैं, क्या उनमें संस्कार खत्म हो गए हैं? क्योंकि ये बड़ी बात सामने आ रही है। कैसे लोग आए थे वहाँ पे, उनकी क्या मानसिकता थी, कैसे क्या वो लोग अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री को गालियाँ देना, चलिए ठीक है, लेकिन उनकी माँ को गालियाँ देना, आखिर ये कैसी मानसिकता फैलती जा रही है, इस बारे में हम थोड़े आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, हर आंदोलन, हर प्रोटेस्ट कुछ ना कुछ अपने पीछे सिखा जाता है। इतिहास की कोई भी घटना अगर आप याद करेंगे तो वो इतिहास गुजर जाने के बाद वो अपने पीछे कोई ना कोई शिक्षा दे जाता है। इस आंदोलन ने भी भारतवर्ष के प्रत्येक माँ बाप को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या जो हम ये अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पे खुली छूट लोगों को देने जा रहे हैं, क्या इससे आने वाला भारत बच पाएगा? क्या हम लोगों का जो संस्कारिक देश, सनातनी देश कहा जाता था, हम लोगों के माँ बापों के द्वारा जो हमें संस्कार दिए जाते थे, क्या जो बच्चे आज वहाँ पर बोल रहे थे या गाली दे रहे थे, उनके पेरेंट्स क्या ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमें समाज में जाकर अपने बच्चों के खिलाफ बोलना चाहिए ताकि और जनरेशन इस दिशा में ना जाए। तो ये तो सोचने का है, यही प्रश्न तो छोड़ गया है। ये भारत के लोगों के लिए सोचने का विषय है। आज जो आंदोलन हुआ, आंदोलन तो हुआ चला गया, उसके परिणाम जो आने थे, अच्छे आए बुरे आए, वो आ गए। कौन जीता कौन हारा ये अलग विषय है। लेकिन आखिर अगर आप इस आंदोलन की जननी तक जाएंगे या इस आंदोलन के एंड को देखेंगे, खोया तो भारत ने है, बदनाम तो भारत हुआ है। जो भी आज इसकी पीड़ा, अगर आज हमारा युवा इस दिशा में जा रहा है तो दर्द तो भारत को है, देश तो भारत खराब हो रहा है। तो ये सोचने का विषय है, ये कोई नेताओं का विषय नहीं, ये तो प्रत्येक आदमी को सोचने का विषय है। अगर आपको ठीक करना है, ये देश आपका है, इस देश को आपको भोगना है, इस देश की रक्षा आपने करनी है। अगर आप चाहते हैं तो करें, ठीक है। अब वरना अगर इसी तरीके की मानसिकता का चलता रहेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब पहले भी गुलाम रहा है, आगे भी गुलाम होंगे किसी न किसी के। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। सीजेपी की तरफ से और भी कई बयान सामने आ रहे हैं। उनका कहना है, जैसे उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि जो बच्चे हैं उन पर कार्रवाई ना हो। हालांकि जो अराजक तत्व थे उनकी तरफ से जो चीज़ें की गई थी, जो हिंसा की गई थी, उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं। लेकिन वही जो पुलिसकर्मी हैं उन पर वो कार्रवाई चाहते हैं। उनका कहना है कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो भी हिंसा हुई, जो कि अराजक तत्वों ने फैलाई, उनका कहना था कि जो भाजपा के गुंडे भेजे गए थे तो उनकी तरफ से ये हिंसा हुई, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे प्रोटेस्ट की बात करें, जो प्रोटेस्ट था जिम्मेदारी को लेकर, पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने तो नहीं किया, लेकिन उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए उनका इस्तीफा मांगा गया। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो उनकी जिम्मेदारी पर हो रहा था, उनका नेतृत्व वो लोग कर रहे थे, तो आखिर वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? देखिए, सीजेपी की इस देश में कोई जवाबदेही नहीं है। ये इंस्टाग्राम पे बनी हुई पार्टी है। चंद लोग आए, उन्होंने बच्चों के सेंटिमेंट के साथ खेला। हम भी ये कहते हैं कि जो वहाँ पे जेन्युइन बच्चे आए थे, जिन बच्चों को वाकई में नीट से लेना देना था, जो जेन्युइन पेरेंट्स आए थे, जिन्होंने वाकई में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से योग्य बनाने के लिए सपने देख रहे हैं, अगर उनसे कोई भी गलती जाने अनजाने में हुई तो बिल्कुल सरकार को, हम भी इस पक्ष में हैं कि सरकार को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन इनोसेंट बच्चों की आड़ में जो बैड एलिमेंट्स आए थे, सीजेपी बोले या ना बोले, मैं तो कम से कम अपने माध्यम से कहूँगा सरकार से कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का इनोसेंट लोगों का फ़ायदा बैड एलिमेंट ना उठा सके। तो ये होना ही चाहिए। अंतिम सवाल पर जाने से पहले जो एक और सवाल है जो जनता के मन में काफ़ी आता है, हालांकि मैं फिर से पिछले मुद्दे पर जा रही हूँ, जो रिजर्वेशन का मुद्दा था। लोगों का कहना है कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी जनसंख्या काफ़ी अभी कम बताई जाती है। तो कहते हैं कि अगर वोट बैंक की बात करें कि जो सरकार को वोट बैंक से मतलब है, अगर वोट बैंक उनका ज़्यादा है इसलिए रिजर्वेशन पे बात नहीं होती है, तो क्या ये एक फैक्ट दिखाई देता है? क्योंकि ऐसा है क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहीं पर वोट बैंक जाएगा। तो एक सरकार को अपने बचाव के लिए क्या ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसको दबाए रखती है, या फिर आगे जाके वो इस मुद्दे पर, इस वोट बैंक को ध्यान में ना रखते हुए इस पर कोई कार्रवाई करेगी?
नहीं, मैंने आपको बताया ना, सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से, देखिए लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो अगर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाए रखना है तो ये आपको मानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या उनको और आवश्यकता है, सरकार समय समय पे इसका आकलन करती है। जी, गरीबी के ऊपर जनरल वालों का भी कहना है। बिल्कुल, मैं भी इसको मानता हूँ कि सब लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोगों को एक बार बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई गई थी, ये एक कुछ क्षणिक समय के लिए बनाई गई, लेकिन अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। सरकारों को, विपक्ष को बैठकर इसको रिव्यू करना चाहिए, और आर्थिक आधार पर अगर रिजर्वेशन होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं पार्टी की लाइन से हटकर बोल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर सरकार और विपक्ष और इस देश का सारे जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जितने लोग हैं, सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पर विचार करें कि आर्थिक आधार पर एजुकेशन में, हेल्थ में और अन्य किसी भी चीज़ में उनको आपको आरक्षण देना है, आर्थिक आधार पर होगा तो ये इस देश के लिए भी अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा है। डेफिनेटली ये होना चाहिए। लेकिन अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि सरकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। संविधान की व्यवस्थाओं को देखते हुए समय समय पर जो मांग आती है उसको रिव्यू करते हैं, लेकिन कई बार रिव्यू करते हुए कोई चीज़ें हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है। लेकिन यह आपका अच्छा प्रश्न है कि अगर इसको आर्थिक आधार पर करा जाए तो मेरे ख्याल से इसमें त्रुटियां भी कम रह जाएगी और जो सही टैलेंट है वो आगे आ पाएगा। और आज जिनको रिजर्वेशन मिल भी रहा है उसमें भी कुछ खामियां हैं कि कुछ परिवार संपन्न हो गए हैं, वो अभी भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि उसका लाभ ले सके। तो निश्चित तौर पर मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से सोचेगी, पार्टी अपने हिसाब से। इसी के साथ जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ संदेश जानना चाहूँगी। हमने जो ये पूरी चर्चा की, कुछ जो समस्या हैं उनके बारे में और जो ये मुद्दे हैं इनके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो समस्त भारतवासियों से एक ही निवेदन है कि अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है वो एक सा बनाए रखें। देश है तो परिवार है, परिवार से देश नहीं है, देश से परिवार है। अगर देश रहेगा तो परिवार भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अच्छा सोचिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने मोहल्ले को स्वस्थ रखिए, अपने देश को स्वस्थ रखिए। और जो इस तरीके के बैड एलिमेंट जो आपने अभी जंतर मंतर पे देखा है, इसका पुरजोर विरोध जरूर कीजिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके कीजिए, बच्चों से मिलकर कीजिए, सड़कों पर आकर कीजिए, ताकि भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जिन्होंने इस देश का नेतृत्व करना है वो एक अच्छा संदेश दे सके, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। यही मेरी लोगों से प्रार्थना है। बहुत ही सही बात कही आपने कि जो हमारा परिवार है वो पूरे देश से है। अगर देश एक साथ रहेगा तभी हमारा परिवार भी बचेगा। इसीलिए जो ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो फैलाई जा रही हैं, जितने भी लोग हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा दूसरे लोगों का है अगर हम बटेंगे तो। इसलिए हमें साथ रहने की ज़रूरत है और ये देखने की कि आखिर हमारा देश विकास कैसे करेगा। इसी पर हम सब लोग मिलकर कार्य करें। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनमें हम फ़र्क करना सीखें, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो भी हम देख सकते हैं कि आखिर कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो समझ नहीं आता कि आखिर भड़के कैसे हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो दूसरों को भड़काने वाली ज़रूर हैं। और ये चीज़ें सभी को समझने की ज़रूरत है, उनके परिवार को भी, कि आखिर कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं वो, कैसे युवाओं का निर्माण कर रहे हैं। हमें अपने भविष्य के लिए सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसी वीडियो सामने आई हैं इस प्रोटेस्ट से, वो काफ़ी चिंता का विषय है। इसी के साथ सर अपने राय रखी है इस मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर, और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे यहाँ की जनता है, उनकी समस्याओं पर आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।